हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम घटना चक्र की आय दृष्टि पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए हैं। तो उसमें आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कहाँ रोके थे हम? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पर रोके थे ना, तो यहीं शुरू करेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 किसने जारी किया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। 8 कारकों पर और 44 संकेतकों पर इसको प्रकाशित किया जाता है। बस इतना याद रख लो, बस ज़्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 140 देशों और क्षेत्राधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। शीर्ष 3 देख लेते हैं कौन है इसमें रूल ऑफ लॉ में। तो देखो, डेनमार्क टॉप पे है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर, फिनलैंड तीसरे पे। इतना जरूरी नहीं है डेनमार्क याद रखो, डेनमार्क टॉप पे है इसमें। वेनेजुएला 140वां स्थान, लास्ट नंबर पे वेनेजुएला हो गया। ओके, भारत का नंबर क्या है भैया? भारत 77वां स्थान में, 77th भारत का। अब देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, इसमें क्या स्थिति है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा क्या है किया गया है, क्या जारी किया गया है, इसका सृजन मतलब बनाया गया है। और ये वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन में स्वयं को अलग करने के निर्णय के बाद, अच्छा देखो ये क्या है, उसके द्वारा बनाया जाता था, लेकिन 2018 में ये IFPRI ने इसने अलग कर लिया अपने आप को। उसके बाद वेट हंगर, यह है वेल्ट हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में इसको प्रकाशित किया गया है। मतलब जब इसने IFPRI ने इसको अलग कर लिया अपने आप को इससे, तो वेल्ट हंगर हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना ने इसको प्रकाशन करना शुरू कर दिया। 4 संकेतक इसमें क्या क्या है? अल्पपोषण, बाल दुबलापन यानी वही वेस्टिंग वाला, जो चाइल्ड वेस्टिंग, ये ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट है ना, वो सब। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या स्थिति है। दूसरा है हमारा HGI हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के 5 वर्ग निर्धारित किए हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? निम्न, मध्यम, गंभीर, भयावह और भुखमरी की चरम भयावह। देखो, निम्न, मध्यम, गंभीर, भयावह और चरम भयावह। ठीक है, अब इसमें देखो 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर गिल्फ की संयुक्त वैश्विक भूख सूचकांक 2022 को जारी किया है। इन्होंने जारी किया है ना, यही जारी करते हैं अब। अच्छा, तो 17वां संस्करण हो गया, लोगों को इतना जरूरी नहीं है। रिपोर्ट खाद्य प्रणालियाँ रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? खाद्य प्रणालियाँ रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन, इस पर यह रिपोर्ट केंद्रित है। अच्छा, विश्व में दक्षिण एशिया भुखमरी के स्तर में सर्वाधिक है। मतलब दक्षिण एशिया में सबसे टॉप पे भुखमरी के स्तर में। वहीं साउथ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, अफ्रीका का साउथ सहारा ये क्या है? दूसरे नंबर पे है, इसके बाद है। मतलब दक्षिण एशिया के बाद इसका स्थान है। ठीक है, अच्छा, एक देश के रूप में सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह है। सोमालिया भुखमरी में देश के रूप में देखें टॉप पे है। अगर क्षेत्र में देखें तो दक्षिण एशिया पहले नंबर पे, भुखमरी में टॉप पे, और दूसरे नंबर पे ये सहारा रीजन, और देश में सोमालिया टॉप पे है ना। मतलब खराब स्थिति है, सबसे भूखा देश। अच्छा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन यानी वेस्टिंग के मामले में सर्वाधिक मामले भारत में, ये याद रखना। वेस्टिंग के मामले सर्वाधिक कहाँ पे हैं? भारत में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अच्छा, अब देखो HGI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में विश्व में 121 देशों को शामिल किया गया है। 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका HGI स्कोर 5 से कम। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, जबकि सामूहिक रूप से 17 रैंकों को एक साथ रैंक दी गई है, 17 को ना। तो भैया अब देख लेते हैं अंतिम 5 देश कौन से हैं। हमने देख लिया अंतिम 5 में यमन लास्ट में है ना, और बाकी आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की देख लो, इसमें HGI में GHI में किसकी कितनी है? भारत की है 121 देशों में 107 रैंक। ठीक है, मतलब वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 121 देशों में 107 है, 107। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं QX एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये है रैंकिंग को कौन? ब्रिटिश कंपनी QX जारी करती है इसको। QX एशिया रैंकिंग, एशिया भी करती है, वर्ल्ड की भी रैंकिंग जारी करती है। देखो आएगी अभी वो। अच्छा, ये 760 संस्थानों पर इस बार इसने शामिल किया है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ के? चीन के लिए हैं इसने। एशिया की बात हो रही है। एशिया के 3 शीर्ष में सबसे टॉप पे कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय कहाँ का? चीन का। दूसरे पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की, और तीसरी सिंघुआ विश्वविद्यालय कहाँ का? चीन का। पेकिंग इसके एशिया के हिसाब से पेकिंग टॉप पे है। ठीक है, अगला शीर्ष 100 में शामिल भारतीयों में शामिल में 40वें नंबर पर आता है IIT बॉम्बे। इंडिया का टॉप पे ऐसे 1 नंबर, और ऐसे एशिया में देखें तो 40वां नंबर है IIT बॉम्बे, और 40वें नंबर पर IIT दिल्ली। ठीक है,
बॉम्बे और दिल्ली हैं टॉप पे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023, टाइम्स की देख लेते हैं। तो ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स इसको जारी करती है, दा बोलते हैं इसको, दा मतलब ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन है ना, ये जारी करती है, दा THE बोलते हैं। 104 देशों के कुल 1799 विश्वविद्यालयों को इसमें रैंकिंग दी गई है। ठीक है जी, बस मोटा मोटा देखते चलो, इसमें कुछ ज़्यादा इतना नहीं है। समग्र रैंकिंग में USA के 177 देश, 177 विश्वविद्यालय USA के शामिल किए गए हैं। जापान के दूसरे नंबर पर 117 है। ठीक है, रैंकिंग में यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को टाइम ने टॉप स्थान पर, टाइम्स ने टॉप स्थान पर ऑक्सफोर्ड को रखा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार इसमें टॉप पे है, टाइम्स वाली में, टाइम्स वाली है ये रैंकिंग। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय 16वीं रैंक के साथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ है, सिंघुआ, ठीक, टाइम्स के अनुसार। भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान भी प्राप्त नहीं कर पाए भैया, 300 में सूची बना पाए, 300 में है ना। टॉप में कौन है? IISc बेंगलुरु टॉप में है इंडिया की ओर से। इसमें नोबेल पुरस्कार आ गया 2022, इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? भारत को नोबेल पुरस्कार मिला है ना, नहीं सॉरी भारत को नहीं, इसमें जो है देख लेते हैं चलो। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1991 से प्रदान किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने? स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा 1968 से शुरू किया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया जाता है, याद रखना। 1901 से शुरू हुए हैं नोबेल पुरस्कार और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का दिया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 है ना, किसको मिला है? 3 अर्थशास्त्रियों को मिला। किसको? ये मिला है बेन एस बर्नाक के, द विल्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन के हैं ये, डगलस डब्ल्यू डायमंड है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं, और फिलिप एच डायविक को मिला है। ठीक है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के हैं। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं क्या है। हाँ, अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए ये दिया गया है अर्थशास्त्र का। ठीक है, अब नोबेल शांति पुरस्कार देख लेते हैं। शांति पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है भैया? इंपॉर्टेंट है, देख लेना थोड़ा है। एलिस बिलायत्स्की, कौन है ये? देखो 3 लोगों को मिला है, मतलब क्या है, एक ये व्यक्ति है और 2 हैं संस्था। एलिस बिलायत्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अभी क्या है ये? एलिस बिलायत्स्की जो क्या हैं? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और मेमोरियल क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है, कहाँ का? सोवियत संघ का। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और भैया ये क्या है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन का एक मानवाधिकार से संबंधित संगठन है। ठीक है, तो इनको मिला है। साहित्य का देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल 2022 किसको मिला भैया? साहित्य का नोबेल को 82 वर्षीय किसको? फ्रांसीसी लेखिका है कौन? एनी अर्नो को मिला है। ये पहली फ्रांसीसी महिला समग्र रूप से 17वीं बार इन महिला को मिला है। देखो ये पहली फ्रांसीसी महिला, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला है ना। पहली फ्रांसीसी महिला है जिनको नोबेल मिला है, कौन? एनी अर्नो है ना, एनी अर्नो। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है देख लेते हैं। रसायन के क्षेत्र में है ना। चलो, तो यह संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला है रसायन में। किसको? कैरोलिन आर वर्टोजी, ये क्या हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं, और मोर्टन मोल्डन यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के हैं, मिल्डन है ना, और के कैरी शार्पलेस, ये क्या है? स्क्रिप्ट रिसर्च अमेरिका के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार किस लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री याद रखना, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री के विकास के लिए मिला है। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, केमिस्ट्री का नोबेल। दूसरा अवसर है जब बैरी शार्पलेस को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 2001 में इनको मिला था। ठीक है, दूसरी बार मिला है इनको। किसको? बैरी शार्पलेस को। ठीक है जी, चलो भौतिक विज्ञान का नोबेल देख लेते हैं। भौतिक का किसको मिला है? 3 वैज्ञानिकों को मिला है भौतिक का भी। एलेन एस्पेट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर कहाँ के? अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। तीनों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटोनों पर काम करने के प्रयोग करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, क्या? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। अच्छा जी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने एंटेगल्ड क्वांटम अवस्था पर क्रांतिकारी प्रयोग किए थे, इसलिए इनको दिया गया है। किस पे? एंटेगल्ड क्वांटम अवस्था पे। अब देख लेते हैं चिकित्सा का नोबेल का। चिकित्सा का नोबेल 2022 किसको मिला है भैया? इस वर्ष यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो है ना, चिकित्सा का स्वांते पावो को मिला है। इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदिवासी प्रजातियों के जीनोम मानव चित्रण के लिए मिला है। किसके? जो मानवनुमा प्रजाति हैं उनके जीनोम जो ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास के लिए मिला है। ठीक है,
उनकी खोज है मानव विकास से संबंधित, उनके लिए मिला है। ठीक है, किसको? पावे को। किसको? कौन है? क्या पावे? स्वांते पावे। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम किया था इन्होंने। अच्छा, इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज की थी। पहले ये जो एक प्रजाति की खोज कर चुके हैं भैया ये, है ना। एक मिनट सेट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, पावो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया। देखो नई, अब ये पूछ सकता है कि पोलियो जीनोमिक्स क्या है भैया, तो ये क्या है? मानव के जो पुराने जीनोम है उनको खोजने की एक विज्ञान है, नई विज्ञान की शाखा जन्म दी इसने। पावो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की नई शाखा बना दी। किसे? पोलियो जीनोमिक्स। ठीक है, अब देखते हैं। म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल हो गया, ब्लैक लिस्ट में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं FATF को। ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली संस्था है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में FATF की स्थापना हुई थी। कब? 1989 में। अच्छा, 39 सदस्य हैं इसके। इसमें इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक है। ऑब्जर्वर कौन है? इंडोनेशिया इसका ऑब्जर्वर देश है। भारत को 2010 में FATF का सदस्य घोषित किया गया और 2023 को FATF ने इसकी सदस्यता, किसकी? रूस की सदस्यता। इंपॉर्टेंट है, देखो अभी रूस इसका सदस्य नहीं है। 2023 में 24 फरवरी को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ये होगा फैक्ट। अब देखो, म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक क्या कोरिया होगा पक्का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया। देखो म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में शामिल कर दिया तीनों। अब इनको जो है ना, इनकी निगरानी रखी जाएगी, इनके वित्त पे आना जाना क्या कर रहे हैं, कैसे पैसे का उधार करते हैं, उस सब पर निगरानी रखी जाती है ना। गहन निगरानी तो पहले भी थी। ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जूरिडिक्शंस सब्जेक्ट टू ऑल कॉल फॉर एक्शन, ये भी बुलाया था, बहुत लंबा नाम हो गया। ठीक है, पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया। पहले क्या था? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चल रहा था, लेकिन अब उसको इससे बाहर निकाल दिया। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन ब्लैक लिस्ट में शामिल है वो देख लेना। पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया, ये देख लेना। ठीक है, भारत का सदस्य बना 2010 में। अच्छा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। अच्छा जी, तो क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? प्रकाशन कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो करता है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट? शीर्षक क्या है इस बार का? नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य, यानी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या, ये है इसकी शीर्षक, इसका थीम। 132 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं, 5 जरूरत नहीं है, 2 देख लो बस। स्विट्जरलैंड, नवाचार में स्विट्जरलैंड टॉप पे है। नवाचार में स्विट्जरलैंड टॉप पे, US इस बार दूसरे नंबर पे आ गया और स्वीडन तीसरे पे। देख याद रखना तीनों को। अब की बार नवाचार में कौन पे टॉप पे? कौन है? स्विट्जरलैंड टॉप पे और USA दूसरे नंबर पे, स्वीडन तीसरे नंबर पे। ओके, चलो अगला देखते हैं। यहाँ क्या आ गया भाई? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का क्या रैंकिंग है? 40वें रैंकिंग है भैया, 40, जो अभी तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है भैया। 40 रैंकिंग आ गई, भारत आ गया नवाचार में 40वें नंबर पर। विश्व के 100 शीर्ष, विश्व के एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। हाँ, विश्व के 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में भारत के 4 शहरों को शामिल किया। किसने? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। विश्व के 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई को शामिल किया है। अब देखें अगला, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 क्या स्थिति है? कौन जारी करता है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। कौन जारी करता है इसको भैया? इसको सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया जाता है और कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। देखो, इस सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है, लेकिन कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा इसको प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, 113 देशों को शामिल किया गया। 4 प्रमुख स्तंभ हैं। क्या क्या हैं स्तंभ? खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता सुरक्षा, स्थिरता और अनुकूलन। अब देखो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं, यहाँ होंगे महत्वपूर्ण फैक्ट। यह है रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन से? फिनलैंड टॉप पे, दूसरा आयरलैंड, तीसरे पे नॉर्वे। ओके, भारत ने कितना स्कोर? 68वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने इसमें 68 स्थान प्राप्त किया। 2021 में भारत का स्कोर कितना था? इतना स्कोर था 71वां। अब की बार हमने थोड़ा सा इसमें ग्रोथ किया, अच्छा किया है। ठीक है, यूनेस्को ग्लोब नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग सिटी में 3 भारतीय शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क की लर्निंग सिटी में 3 भारतीय शहर जो है शामिल किए गए। कौन कौन से हैं याद रख लेना।
तो इसमें 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया था। इसमें 77 शहरों में 3 भारतीय हैं। 3 भारतीय कौन कौन से? नीलाम्बुर कहाँ करता है? केरल में। 3 हैं। इनमें पूछ लेगा क्वेश्चन कौन सा शामिल नहीं है, तो नीलाम्बुर होगा केरल का, त्रिशूर होगा केरल का, और वारंगल होगा तेलंगाना का। नीलाम्बर त्रिशूर केरल के हो गए दोनों, और वारंगल तेलंगाना का। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपयुक्त भारतीय शहर देश के पहले प्रवेश करता है। पहली बार एंट्रेंस मिला है इसमें, ठीक है, पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनकी थोड़ी सी जानकारी ले लो किस किस की। इनकी त्रिशूर किस लिए मुख्य है? त्रिशूर क्या है? ये केरल का सांस्कृतिक राजधानी, केरल की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी पूछ सकता है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? त्रिशूर है। आभूषण उद्योग विशेष रूप से सोने के काम के लिए जाना जाता है त्रिशूर। नीलाम्बुर किस लिए फेमस है भैया? नीलाम्बुर सागौन का स्थल यानी लैंड ऑफ टीक बोलते हैं। किसको? नीलाम्बुर को लैंड ऑफ टीक। अच्छा, और यह एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल भी है। कौन सा? नीलाम्बुर केरल का। सामान्यतः यूनेस्को द्वारा 5 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन नीलाम्बुर जो है शामिल होने वाला ऐसा पहला शहर है, ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। ये एक अपवाद है, ठीक है। अब वारंगल किस लिए भैया? ये तेलंगाना का शहर है। वारंगल तेलंगाना का शहर है, ठीक है। 3 शहर हो गए, याद रखना तीनों को। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 क्या कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। 4 आयाम होते हैं, क्या क्या? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट, और ये क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या देखना है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है ना, किसने जारी की है? ये WEF ने जारी की है। 146 देशों को इसमें शामिल किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप में। अब देखो रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में अगर लैंगिक अंतराल को समाप्त करना है तो 132 साल लग जाएंगे। मेंस में डालने वाली चीज़ है ये, मेंस में डालते हैं ऐसे फैक्ट, ठीक है। चलो, अभी तक कोई भी देश लैंगिक समानता को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर चुका है, ठीक है जी। इसलिए शामिल देशों में आइसलैंड ने 90% को प्राप्त किया है, फिर भी ये टॉपर है। लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी, मतलब सबसे अग्रणी पहलकर्ता में कौन है? अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका क्या? देश नहीं, क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका क्षेत्र। अच्छा, अब देखो लैंगिक समानता है ना, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में देश कौन से? टॉप 3 देश। आइसलैंड टॉप पे, फिनलैंड दूसरे पे, और नॉर्वे तीसरे पे। आइसलैंड टॉप पे है जेंडर गैप में ना, जेंडर गैप को कम करने के लिए। अच्छा, लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश देख लेते हैं। अफगानिस्तान सबसे खराब, पाकिस्तान उससे थोड़ा नीचे 45वें नंबर पे, 46वें पे अफगानिस्तान है। भारत अब तक इतने प्रतिशत लैंगिक समता, कितने? 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर चुका है, ये याद रखना। कितना? 62.9। अच्छा, भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों को सुधार करके 135वें स्थान पे। तो 21 में कितने पे थे? 21 में हम 156 देशों में 140वें स्थान पे थे हम। अब की बार कितने पे हैं? 135वें स्थान। 5 अंकों का 5 रैंकिंग हमने सुधार किया है, ठीक है। किसमें? जेंडर गैप रिपोर्ट में। आ देते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, मतलब पॉपुलेशन का अनुमान लगाने वाली, प्रोस्पेक्ट अनुमान बोलते हैं। प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स, डेसा बोलते हैं, उसके द्वारा, उसके जनसंख्या प्रभाग है एक, उसके द्वारा 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, कौन सी? यही पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। पहली बार प्रकाशन 1951 में हुआ था इसका। डेसा जारी करता है और प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी करता है, ठीक है। UN का है। 11 जुलाई क्या है? जनसंख्या दिवस होता है, इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 को प्रकाशित किया गया है 11 जुलाई को। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, आप देख लेते हैं। ये वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार 15 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई है। कब? 15 नवंबर 2022 को, याद रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन कब हुई, तो 15 नवंबर 2022 को, ठीक है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्नानुसार बढ़ रही है। देखो कैसे कैसे बढ़ रही है। 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी जनसंख्या। अब हो गई 8, कब? नवंबर 2022 में, 15 नवंबर को। 2050 तक कितनी हो जाएगी? 9.7 बिलियन। और 21 तक कितनी भैया? 10.4 बिलियन पहुँच जाएंगे लोग। कितनी बढ़ रही है ना। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर 5 थी, मतलब 5 बच्चे प्रति महिला थी। 21 में कितनी हो गई? 2.3 हो गई। और 2050 तक भैया 2.1 हो जाएगी। यही प्रतिस्थापना दर होती है, मतलब 2.1 हो गई तो इसको हम
सही स्तर तक पहुंच गए। ठीक है, 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 72.8 वर्ष थी। 2050 में कितनी हो जाएगी? ये 77 पहुंच जाएगी, 77.2। जस्ट फैक्ट है, नॉर्मल याद रख लेना, थोड़ा देख लो। अब देखो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5। अब इसमें बताया कब कौन सी कितनी रही। देखो 1990, 2022 और 50 की बात की गई है। तो चीन अभी देखो 90 में चीन टॉप पे था हैं, और भैया भारत दूसरे नंबर पे था। 22 में भी चीन टॉप पे, भारत दूसरे नंबर पे। लेकिन लेकिन 50 में कौन? भारत एक नंबर हो जाएगा, चीन दूसरे नंबर पे हो जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट बता रही हैं 2000 अभी 23 में भी हम लोग नंबर 1 हो गए हैं, कुछ रिपोर्ट बता रही हैं। लेकिन अभी देखो इसमें ज़रूरत नहीं है, वो आया नहीं है। तो अभी लेटेस्ट फैक्ट है वो अप्रैल का ही, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले एग्जाम आएंगे देखेंगे। अब देखो भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। ये क्या है मामला, देख लेते हैं। जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त रुक जाओ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजन हुआ। उसमें भारत को वर्ष 2022 से 26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य बनाया गया। कब से? 22 से 26 के लिए। ठीक है, इतना याद रखना बस, इतना सा। इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। ओके, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें कौन कौन सी हैं ये जरूर याद रखना। रामलीला सबसे पहली थी 2008 में, 3 शामिल हुए थे। वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा 2008 में, और कुट्टियत्तनम संस्कृत नाट्य 2008 में। बाकी बहुत हैं। अभी देखो लेटेस्ट वाली कौन है ये आपको थोड़ा सा देखना है। सबसे लेटेस्ट कौन है? तो देखो भैया सबसे लेटेस्ट में अभी कौन सी? 2016 में योग है, 16 में ही नवरोज त्यौहार। देखो ये है कुंभ मेला, यूपी संबंधित है 2017। और भैया कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में लेटेस्ट है ना, उससे पहले 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022। अच्छा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है भैया। और 163 देशों को इस बार शामिल किया गया है। यूरोप, अच्छा इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र। इसके अनुसार यूरोप संसार का सबसे शांतिमय क्षेत्र माना गया है। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका सबसे विश्व का सर्वाधिक अशांत। मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका ये सबसे अशांत क्षेत्र माने गए हैं इसके अनुसार। ठीक है, अगला GPI, इसमें 2022 में शीर्ष देख लेते हैं। आइसलैंड न्यूजीलैंड टॉप पे हैं। आइसलैंड न्यूजीलैंड और शांत क्षेत्रों में सबसे शांत आइसलैंड फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, अशांत में बता दिया हमने। अशांत में अफगानिस्तान यमन हो गए भैया, इनसे खतरनाक कौन रहेगा। ठीक, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा। ओके, हो गया, चलो हो गए। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें भारत का स्थान क्या है। भारत का भैया 135वां स्थान है शांति के मामले में, 135 में रैंक पे हैं हम। ठीक है, 135। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष, 5 नए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC 5 स्थायी सदस्य और 10 स्थायी। देखो इसमें क्या, UNSC में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, UK और US ये 5 स्थायी सदस्य हैं। लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, ये 2 वर्ष के चुने जाते हैं, और इनका जो है 2 वर्ष के बाद क्या है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो 193 देश अब तक UNSC में शामिल है टोटल। क्षेत्रीय आधार पर इनको सबको जो है, ये जो 10 अस्थायी सदस्य है ना, क्षेत्रीय आधार पर इनको रोटेट किया जाता है। तो अब 5 जो है, देखो इसमें सीट कैसे कैसे दिए। तो अफ्रीका एवं एशिया को 5 सीट दी गई हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों को 1 सीट दी गई है। लैटिन अमेरिका कैरिबियन देशों को 2 सीट दी गई हैं। पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों को 2 सीट दी गई हैं। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो, मान लो। अच्छा, ये निर्वाचित 5 सदस्य कौन कौन से हैं अभी इस बार नवनिर्वाचित जो अभी आए हैं? कौन से हैं 5? जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर। देख लेना, दोबारा देख लो। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, ये 5 नए सदस्य अभी इन 10 में से आ गए हैं, अस्थायी सदस्यों में शामिल हुए हैं। ठीक है, ओके। तो भैया किसकी जगह पे आए हैं? ये जो है इन्होंने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, इनका स्थान लिया। ये 5 देश थे ना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, इनकी जगह पे वो 5 आ गए। 2 वर्षीय कार्यकाल इनका 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया इनका, और उनका शुरू हो गया अब। अच्छा, QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। QX की पहले एशिया की आई थी, है ना, चीन का जो विश्वविद्यालय टॉप पे था। अब ये विश्व की आ गई, विश्व में 1422 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखो ये देखो MIT, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT टॉप पे है, लगातार 11वें वर्ष टॉप पे आई है। ठीक है,
इसमें QX रिपोर्ट में। इसमें 2030 की जो रैंकिंग आई है, शामिल सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ के हैं? USA के हैं, USA के 202 है ना। और एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सबसे ज़्यादा 11 है ना, शीर्ष स्थान है। अच्छा, QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसका? मैसाचुसेट्स का ही हो गया, MIT का। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस कहाँ का? UK का। और तीसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ का? USA का। फिर चौथा ऑक्सफोर्ड का आता है, जबकि टाइम वाला ऑक्सफोर्ड को टॉप पे दे रहा था, ठीक है। तो ये मैसाचुसेट्स को याद रखना, QX दे रहा है तो भैया मैसाचुसेट्स MIT, और टाइम वाला दे रहा है तो ये है ऑक्सफोर्ड, याद रखना बस, आप कन्फ्यूज मत होना, है ना। चलो अब देखते हैं, इसमें भारत के 41 संस्थानों को शामिल किया गया है, 41 है ना जी। और भारतीय संस्थान बेंगलुरु, कौन सा? IISc बेंगलुरु को इसमें टॉप स्थान, इंडिया की ओर से टॉप, और वैसे 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, 155वां हो गया IISc बेंगलुरु को। उसके बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली आते हैं। फिर ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इतना याद नहीं कर पाओगे, ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे, जो जरूरी है वो भी भूल जाओगे। टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय, टाइम्स की देखो, टाइम्स की एशिया की लिख लेते हैं। अब देखो, QX की एशिया की भी आती है और वर्ल्ड की भी आती है, टाइम्स की एशिया की भी आती है और वर्ल्ड की भी आ सकती है। तो टाइम्स की वर्ल्ड की देख ली, क्या थी? ऑक्सफोर्ड था टॉप पे। एशिया में कौन दिया है इसने टॉप पे? देखो पहले QX की देख लेते हैं। एशिया में उसकी चीन की थी, और वर्ल्ड में थी उसकी मैसाचुसेट्स MIT है ना, USA की। और टाइम्स में ये थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की। और एशिया में कौन है भैया? एशिया में जापान के सर्वाधिक 118 से शामिल किए गए हैं, और सूची में 5 सी देखो, सिंघुआ को इसने, दोनों ने सिंघुआ को, चीन वाली को ही टॉप पे रखा है इसने, टाइम्स ने भी और QX ने भी, ठीक है। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का ही दूसरे नंबर पे, ओके। अच्छा, रैंकिंग में 2022 में शामिल 3 भारतीय शिक्षण संस्थान, 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से शामिल किए गए हैं? 3 ही किए हैं। तो वही है IISc बेंगलुरु, उसके बाद उच्च शिक्षा ये है JS उच्च शिक्षा संस्थान अकादमी मैसूर वाली, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ वाला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टॉप वाला बेंगलुरु है, वही रहता है भैया इंडियन टॉप पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लो, ये भैया EPI इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया किसने? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, इसके द्वारा येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज कन्जर्वेशन नेटवर्क द्वारा जारी किया। बहुत लंबा हो गया है, इसकी संयुक्त परियोजना है, देख लेना एक बार फिर। अच्छा, 180 देशों को शामिल किया गया है पर्यावरण के मामले में। 3 नीतिगत उद्देश्य होते हैं इसके, क्या? पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति, जलवायु नीति, ये तीनों के आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है। समग्र रूप से EPI एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है भाई EPI, कि कौन से देश ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। ये नहीं है कि कौन सा बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो कौन सा है भैया? 2050 में कुल 24 देश लगभग, ये बोलता है, ये रिपोर्ट बताती है कि 2050 में कुल 24 देश की 80% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेंगे भैया, ऐसी रिपोर्ट बता रही है, ठीक है। तो रिपोर्ट ऐसे खतरनाक तरीके से बता रही है भैया, क्या किया जाए, इनको अपने एंड पे भी करना चाहिए, हम लोगों को भी कुछ थोड़ा बहुत काम करना चाहिए इस पर। देखो, इन देशों को द डर्टी, जो ये देश है ना, ये हैं द डर्टी टू डजन नाम दिया गया है, इनको डर्टी टू डजन नाम दिया गया है। अब देखो शीर्ष देश कौन से हैं? डेनमार्क टॉप पे है, इसमें EPI 2022 में डेनमार्क, UK और फिनलैंड ये टॉप पर है। और अंतिम देश कौन से हैं भैया? भारत। इसमें जो है झेलने के लिए, पर्यावरण को झेलने के लिए, मतलब अच्छा इसके इम्पैक्ट को झेलने के लिए भारत सबसे लास्ट में है। काम करने पे नहीं है, काम करने में तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको सहन करने के मामले में 180 में नंबर पे भारत लास्ट में, म्यांमार उससे जस्ट नीचे है, ठीक है। ब्रिक्स देशों में बुरा स्थान है भैया, 180 अपना हो गया, इससे खराब और क्या होगा। अब देखो EPI 2020 के मामले में भारत, EPI 2020 में भारत 168 में था, लेकिन अब 180, 12 स्थान पीछे चला गया है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? देख लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। कौन सा? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया। क्या स्थिति है इसमें देखो, अब देख लेते हैं इसके हिसाब से क्या क्या सिचुएशंस हैं। अच्छा, शीर्षक क्या है इसका? शीर्षक एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल रिजिलिएंट फ्यूचर, रिबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट फ्यूचर। 170 देशों को इसमें शामिल किया गया। शीर्ष 5 देश कौन से हैं इसमें TTDI में? तो कौन से हैं? जापान टॉप पे है, अमेरिका दूसरे पे और स्पेन तीसरे पे। 3 ही देख लो, जापान टॉप पे, अमेरिका दूसरे पे और स्पेन तीसरे पे। 4 जो है अंतिम, कितने पे? 117 नंबर पे, ठीक है। भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंक, 117 में से 54वीं रैंक हासिल की है ना। और दक्षिण एशिया में
टॉप पे है, पर्यटन विकास में, है ना, 54वीं रैंक है। और भैया दक्षिण एशिया में टॉप पे है। 19 में भारत की रैंक 46 थी, हालांकि गिर गई रैंक, लेकिन फिर दक्षिण एशिया में टॉप पे है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2022, विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र मनी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर, WCC, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा संचालित किया जाता है, संकलित किया जाता है। ये 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। 4 कारक हैं इसमें, कौन कौन से? आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना। ठीक है, 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हालांकि। अब देखो शीर्ष 3 में देख लेते हैं कौन कौन है इसमें WCR में। तो डेनमार्क, स्वीडन और सिंगापुर। डेनमार्क, स्वीडन, सिंगापुर। भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 37वां स्थान पास। अगर किसमें? WCR 2022 में 37वां स्थान भारत का। ओके, भारत का स्थान 21 में कितना था? 43 था, अभी हो गया 37। ओके, इसलिए 6 स्थानों का सुधार हो गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022, ये इंपॉर्टेंट, अपने लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है बताता हूँ। पहली बार जारी किया गया, पहली बार, है ना। तो रिपोर्ट जारी किसने की है? भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे उपयुक्त देश बताया गया है। इसमें सबसे टॉप है इंडिया अल्पसंख्यकों के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। किसने जारी किया है? अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने जारी किया है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ये इसने जारी की है, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट, है ना। तो 110 देशों को इसमें शामिल किया गया है। न्यूनतम 10 लाख जनसंख्या आबादी वाले देशों को इसमें शामिल किया गया है। 110 देशों की सूची में मालदीव की जनसंख्या मतलब 10 लाख से कम है, फिर भी उसको शामिल कर लिया गया है। ये एक अलग से फैक्ट हो गया। ओके, ठीक है, चलो। तो भैया क्या स्थिति है इसमें? तो इंडिया टॉप पे हो ही गया, जारी पटना वाली उसने किया, तो इंडिया टॉप पे होता ही। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक के शीर्ष देश, भारत टॉप पे हो गया, सबसे बढ़िया देश है अल्पसंख्यकों के लिए। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे और जापान तीसरे पे। ओके, दक्षिण कोरिया दूसरे पे हो गया, पहली बार जारी किया गया। ठीक है, याद रखना। 110 देशों में भारत को सर्वश्रेष्ठ समावेशी, सबसे समावेशी घोषित किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, मतलब दूसरे देशों को मतलब किसी को देने की प्रोबेबिलिटी या देने की इच्छाएं किस देश में कितनी है, उसके हिसाब से ये जारी किया जाता है। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया गया था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है भैया। 119 देश शामिल हैं। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश, मोस्ट जेनरस कंट्री, कौन? इंडोनेशिया गिविंग इंडेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के शीर्ष देश कौन सा है? इंडोनेशिया टॉप पे है। केन्या दूसरे नंबर पे है, देने के मामले में केन्या हमारा गरीब देश है, लेकिन देने के मामले में फिर भी दूसरे नंबर पर आ गया है। USA तीसरे नंबर पर हो गया। ठीक है, WGI 2022 में भारत का स्थान 57वें नंबर पे है, हम गिविंग इंडेक्स में 57 नंबर पे। सतत विकास रिपोर्ट 2022, अब देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022 क्या बोलता है इसमें। सतत विकास रिपोर्ट 2022 इन्हीं लक्ष्यों एवं पक्षों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन करता है। कितना रहेगा एक बार देखें। मैं सोच रहा हूँ इसको, हाँ बस एक पेज और है, इसको ख़त्म कर लेते हैं आज, है ना, लफड़ाई ख़त्म बार बार, दूसरा कुछ देखेंगे। देखो अच्छा, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा ये जारी किया जाता है। कौन? सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा? SDSN के द्वारा। ठीक है, अच्छा शीर्षक क्या है इस बार? शीर्षक संकट से सतत विकास तक, यानी SDG 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट दी SDGs एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड, ये इसका शीर्षक है। SDG सूचकांक 2022 में शीर्ष देश, फिनलैंड टॉप पे चल रहा है SDG के मामले में, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, स्वीडन तीसरे पे। ठीक है, अच्छा, और अंतिम स्थान कौन सा है? सूडान सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा है SDG में, सोमालिया उससे नीचे है। अच्छा जी, भारत 163 देशों में 121वां स्थान, SDG को प्राप्त करने में 121वां स्थान है भारत का। ठीक है, SDG को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता, लो SDG कमिटमेंट वाले देशों की श्रेणी में 40 से 50 स्कोर में वर्गीकृत किया गया है। भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट आ रही है भैया। 2020 में 17 और 21 में हमारी 120 रैंक थी, अब कितनी? 121 हो गई है इस बार, है ना। 21 में कितनी थी? 20, 120, अब 21 हो गई है। बहुत ख़राब चल रही है स्थिति यार। चलो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट के अनुसार भारत SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 12 संवहनीय उपभोग उत्पादन को प्राप्त कर चुका है। SDG 13 और 12 को हम प्राप्त कर चुके हैं, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। 2022 में स्वीडन आयातित CO2 उत्सर्जन
को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा रखने वाला पहला, विश्व का पहला देश कौन? स्वीडन, है ना। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, अब देख लेते हैं। ये यूएन हैबिटेट विश्व धरोहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों की भविष्य परिकल्पना के लिए ये जारी की, किसने? यूएन हैबिटेट के द्वारा। तो शीर्षक क्या है इसका? यह है शीर्षक, यह है वर्ल्ड क्राइसिस रिपोर्ट 2022, यानी ये इस शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 होता है ना सिटीज के मामले में, शहर और समुदाय के अनुरूप जारी की है। सर SDG 11 है ना, सस्टेनेबल सिटीज के लिए। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन हो जाएगी, जो चीन की 1 बिलियन हो जाएगी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान होगा शहरी आबादी भैया, 675 मिलियन हो जाएगी। अगला क्या बोलती है रिपोर्ट? 2035 के मध्य तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वालों की संख्या 43.2% हो जाएगी 2035 तक। 21 में वैश्विक शहरी आबादी में 56% से बढ़कर 2021 में वैश्विक आबादी 56% से बढ़कर 2050 तक 68% हो जाएगी। मतलब अभी कितनी है? 56% है वैश्विक आबादी, वैश्विक शहरी आबादी, जो 2050 तक 68% हो जाएगी। तो ये हो गया आज का हमारा संपन्न, और कल पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। आप लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो बढ़िया तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले ही आपको पॉइंट नोट करा दे रहा हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट। शेयर करिए इसको, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।